आमिर खान के तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की पत्नी से मुलाकात की तस्वीरें क्या आईं, एक हंगामा खड़ा हो गया। सोशल मीडिया, टीवी और वेबसाइट्स पर इन तस्वीरों की खूब चर्चा हुई। उन सभी चर्चाओं को अगर निचोड़ कर कहा जाए तो ये समझ में आया, आमिर खान तुर्की गए, इससे भारत के कई लोग नाराज हो गए हैं। पर क्यों? जवाब शायद ये मिले क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है, या जैसा कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि तुर्की एंटी इंडिया यानी भारत विरोधी है। पर क्या ये दोनों बातें सही हैं? तुर्की में भारत के राजदूत रहे राजनयिक MK भद्र कुमार कहते हैं, ये बिल्कुल बकवास बात है। जो भी ऐसा कह रहे हैं उन्हें तुर्की की कोई समझ नहीं है। तो तुर्की भारत का दोस्त है या दुश्मन, इसे समझने के लिए दोनों देशों के संबंधों के अतीत को खंगालना होगा। दोस्ती की पहली कोशिश। साल 1947 में भारत को आजादी मिली और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही जिन देशों के साथ संबंधों को तरजीह देते थे उनमें तुर्की भी शामिल था। दिल्ली के JNU विश्वविद्यालय में पश्चिम एशिया मामलों के अध्यापक प्रोफेसर AK पाशा कहते हैं कि नेहरू दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के समय से ही चाहते थे कि तुर्की के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखे जाएं। प्रोफेसर पाशा कहते हैं, वहां मुस्तफा कमाल पाशा ने ऑटोमन सुल्तान को हटाकर एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित किया था और नेहरू इस बात से काफी प्रभावित थे कि पहली बार इतना बड़ा मुस्लिम राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने जा रहा है। वो चाहते थे कि भारत भी ऐसा ही मुल्क बने। मगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ की अगुवाई वाले दो ध्रुवों में बट गई और शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ तो तुर्की अमेरिकी खेमे में चला गया। वो पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नेटो में शामिल हो गया। पाकिस्तान भी नेटो का सदस्य हो गया। भारत इससे निराश हुआ क्योंकि भारत शीत युद्ध के दौर में तटस्थ रहा। उसने ना तो अमेरिकी अगुवाई वाली पश्चिमी ताकतों का हाथ थामा, ना ही वो साम्यवादी सोवियत संघ की अगुवाई वाले दूसरे गुट के झंडे तले गया। शीत युद्ध के दौर में बढ़ी दूरी। प्रोफेसर पाशा बताते हैं, नेहरू को इस बात से बहुत दुख हुआ कि हमारी कोशिश के बावजूद तुर्की अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों के साथ मिल गया। तो शीत युद्ध के दौर में भारत और तुर्की के बीच दूरी बढ़ती चली गई। तुर्की अमेरिका के करीब चला गया। भारत भी सोवियत संघ वाले खेमे में जाने का प्रयास करता हुआ उसके नजदीक जाने लगा और इस दौरान दूसरी ओर तुर्की और पाकिस्तान दोस्त बनते चले गए। तुर्की ने पाकिस्तान की सैन्य मदद भी की। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में तुर्की ने पाकिस्तान की काफी सहायता की। इसके बाद 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया तो भारत और तुर्की के संबंध और बिगड़ते चले गए, क्योंकि भारत ने साइप्रस का साथ दिया क्योंकि वहां के राष्ट्रपति आर्च बिशप मकारियोस नैम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बड़े नेता थे। प्रोफेसर पाशा बताते हैं, इंदिरा गांधी को इस बात से बहुत दुख हुआ कि तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने गुट निरपेक्ष नेताओं के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ कार्रवाई भी की। इसके बाद और भी कई घटनाएं हुई जिसके बाद से दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ती चली गई और पाकिस्तान और तुर्की की नजदीकी भी बढ़ती चली गई। दोस्ती की दूसरी कोशिश। 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से तुर्की के साथ संबंधों को बेहतर करने की कई कोशिशें हुई। इसकी एक बड़ी वजह थी कश्मीर का मुद्दा, जो 80 के दशक के आखिर में जोर पकड़ने लगा था। उस वक्त मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति की पड़ताल के लिए एक समूह बनाया था और तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश उसमें काफी सक्रियता दिखा रहे थे। प्रोफेसर पाशा बताते हैं कि उस वक्त भारत को लगा कि तुर्की से करीबी काम आएगी और रिश्ते बेहतर करने के इरादे से नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्रियों ने तुर्की का दौरा किया। इसी तरह तुर्की के प्रधानमंत्री बुलंट येविट भी भारत आए और उन्होंने पाकिस्तान होते हुए भारत जाने से ये कहते हुए मना कर दिया कि पाकिस्तान के शासक जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया है, वो सीधे भारत आए। 1998 से 2001 तक तुर्की में भारत के राजदूत रहे MK भद्र कुमार कहते हैं, मैं जब राजदूत था तब संबंध बहुत अच्छे थे। वहां के प्रधानमंत्री भारत गए थे, उन्होंने भगवद गीता और गीतांजलि का अनुवाद किया था। प्रोफेसर पाशा बताते हैं, 1990-2001 के करीब लगने लगा था कि तुर्की अब पाकिस्तान को छोड़कर भारत के करीब आ जाएगा, लेकिन 2002 में अर्दोआन की पार्टी इस्लाम के नाम पर सत्ता में आई तो परिस्थितियां बदलने लगीं। अर्दोआन ने भी की कोशिश।
इस्लामवाद को मुद्दा बनाकर सत्ता में आने वाली जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी या एके पार्टी के नेता रेचेप तय्यप अर्दोआन तुर्की की उस पहचान को बदलने की कोशिश करने लगे जो पहचान अतातुर्क यानी मुस्तफा जमाल पाशा ने बनाई थी। यही नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता तुर्की को मुस्लिम देशों का एक नेता और क्षेत्रीय शक्ति बनाने की भी कोशिश करने लगे। वे मुस्लिम समुदायों से जुड़े विवादास्पद मुद्दों को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखने लगे, जिनमें फलस्तीनी संकट और कश्मीर का मुद्दा भी शामिल थे। अर्दोआन के शासन के दौरान भी भारत और तुर्की के रिश्तों को बेहतर करने की कोशिशें हुईं, मगर प्रोफेसर पाशा बताते हैं कि इसमें दो बड़ी समस्याएं थीं। पहली समस्या थी दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन की, जो भारत के पक्ष में था। यानी भारत सामान तुर्की को भेजता ज्यादा था, तुर्की से मंगवाता कम था। तो तुर्की चाहता था कि इसे दुरुस्त किया जाए, भारत अपना आयात बढ़ाए और साथ ही मध्य पूर्व में तुर्की के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करे। दूसरी समस्या ये थी कि तुर्की के पास अपना तेल गैस नहीं है। इस वजह से वो न्यूक्लियर पावर या परमाणु बिजली बनाने की तैयारी करना चाहता था, क्योंकि उनके यहाँ उसी तरह से थोरियम मौजूद है जिस तरह से भारत में केरल में पाया जाता है। तो तुर्की चाहता था कि भारत उन्हें थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक दे, मगर प्रोफेसर पाशा बताते हैं कि भारत ने इससे इनकार कर दिया। प्रोफेसर पाशा कहते हैं, अर्दोआन खुद आए थे 2 बार दिल्ली, 2017 में और 2018 में, पर वो नाराज होकर चले गए कि भारत के साथ उम्मीद रखना बेकार है। और इसके बाद से एक तरफ जहां भारत की नजदीकी इस्राइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों के साथ बढ़ती चली गई, वहीं तुर्की और दूर होता चला गया। पूर्व राजदूत एम.के. भद्र कुमार कहते हैं, भारत और तुर्की के संबंध सर्वोत्तम स्थिति में नहीं हैं। तुर्की के साथ हमारे रिश्तों को लेकर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम इस्राइल के साथ अपने संबंधों को लेकर जितने प्रयास कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्रयास तुर्की को लेकर करना चाहिए। कश्मीर का मामला, भारत और तुर्की के बीच एक और मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ी जब तुर्की में 2016-17 में बगावत हुई। तुर्की ने इसके लिए अमेरिका स्थित तुर्की के धार्मिक नेता फैतुल्लाह गुलान के संगठन को जिम्मेदार बताया और आरोप लगाया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA उनका इस्तेमाल करके तुर्की में तख्ता पलट करना चाहती है। गुलान मूवमेंट भारत में भी सक्रिय रहा है और तब अर्दोआन ने भारत से उम्मीद की थी कि वो अपने यहाँ गुलान मूवमेंट के जो भी स्कूल हैं या दफ्तर हैं, उन्हें बंद करवा दे। प्रोफेसर पाशा कहते हैं कि भारत ने उनकी बात मानी नहीं, तो वो भी कश्मीर का मुद्दा उठाने लगे। दरअसल भारत से रिश्ते न बनते देखकर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने अपना ध्यान अब मुस्लिम देशों का नेता बनने पर लगा दिया है। यही वजह है कि कभी वो कतर की घेराबंदी पर सऊदी अरब को धमकाता है, तो कभी गजा पट्टी की घेराबंदी के दौरान वहां के फलस्तीनी लोगों की मदद के लिए जहाज से सहायता भेजता है। कभी वो हागिया सोफिया को मस्जिद बनाकर अपने आप को इस्लामी ताकत बनाने की कोशिश कर रहा है और कभी मुसलमानों के मानवाधिकारों के कथित दमन वाले मुद्दों को जोर शोर से उठाता है। कश्मीर पर बयान, इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति अर्दोआन ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि कश्मीर जितना अहम पाकिस्तान के लिए है, उतना ही तुर्की के लिए भी है। उन्होंने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में भी कश्मीर का मुद्दा उठाया था। हालांकि पूर्व राजदूत एम.के. भद्र कुमार कहते हैं कि कश्मीर को लेकर भारत जिस तरह से तुर्की को पेश करना चाहता है, वो सही नहीं है। वो कहते हैं, हम चाहते हैं कि कश्मीर पर हमने जो किया उससे सारी दुनिया सहमत हो जाए, पर सच्चाई ये है कि ज्यादातर देश इससे सहमत नहीं हैं। भले ही वो इसे मुद्दा न बनाए, पर वो इससे सहमत नहीं हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे दुश्मन हैं। हमारे ही देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो मानता है कि कश्मीर में सरकार ने जो किया वो सही नहीं था। तो क्या वो लोग भारत विरोधी हो गए? वहीं प्रोफेसर पाशा कहते हैं कि तुर्की भले ही कश्मीर का मुद्दा उठाता है, पर असलियत ये है कि वो पाकिस्तान की कोई खास मदद नहीं कर रहा है, पर वो प्रोपोगेंडा करते रहे हैं कि हम कश्मीर को समर्थन देंगे। श्रेष्ठ बनने की होड़, पूर्व राजदूत एम.के. भद्र कुमार कहते हैं कि तुर्की से रिश्ते बिगड़ने की एक बड़ी वजह भारत की बदलती नीति है, जिसे तुर्की स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा, तुर्की जैसे देशों को भारत से बहुत उम्मीदें रही हैं, क्योंकि वो एक दूसरी तरह के भारत के साथ डील करते रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस तरह का भारत का अनुभव नहीं किया है जो अभी है, जिसमें भारत अपने आप को श्रेष्ठ मानकर बर्ताव करता है। वो इससे खुश नहीं हैं। तो तुर्की दोस्त है या दुश्मन? इसका जवाब शायद ये होगा कि दोनों ही देश फिलहाल अपनी अपनी होड़ में लगे हैं
और दोनों ही एक दूसरे को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। प्रोफेसर पाशा कहते हैं कि जिस तरह से भारत बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है, वैसी ही कोशिश तुर्की भी कर रहा है। वो कहते हैं 1985 के पहले के जो पुराने घाव हैं, उसे हम भी खुरच खुरच कर उन्हें उकसा रहे हैं, और वो भी कश्मीर के मामले में 50, 60, 70 के दशक की नीति को दोहरा रहे हैं। पूर्व राजदूत भद्र कुमार कहते हैं, ऐसे माहौल में आमिर खान का तुर्की जाना तो अच्छी बात है। एक संवेदनशील भारत को तो ऐसे लोगों को अपना सांस्कृतिक दूत बनाकर पेश करना चाहिए, न कि उन पर हमले करने चाहिए। वो कहते हैं, तुर्की के साथ संबंध अगर बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इस तरह के आदान प्रदान से तो आपसी विश्वास बढ़ेगा, और आमिर खान के मुकाबले में पाकिस्तान के पास कोई है खड़ा करने के लिए? भारत को तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.